हेलो एवरीवन। चलिए आज अपने सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। जो जीके का पोर्शन रहा है उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस रहे हैं, इसमें क्या कंसेप्ट रहे हैं। सो वी गोना फाइंड इट आउट। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपको दिया गया है कि हु इज बिन रिगार्डेड एज द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया के जो निर्माता है वो किसको कहा गया। इन्हें फादर ऑफ इंडियन रेजिलियंस यानी भारत के पुनर्जन्म के जो पुनर्जागरण भारत का हुआ उसके साथ भी इनको कोरिलेट किया जाता है। हिज नेम वॉज राम मोहन रॉय। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय। और ये भी आपको याद रखना है, इनको राजा का टाइटल किसने दिया था? अकबर द्वितीय। ठीक है, मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने इन्हें किसका टाइटल दिया था? राजा का टाइटल दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द फेमस बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। बहुत अच्छी किताब थी क्लास। भारत जो स्लेव है उसमें जो पीसेंट क्लास या जो आउटकास्ट लोग हैं उनके साथ जो प्रताड़नाएं हो रही है उनके बारे में वर्णन किया गया था। ये किताब लिखी थी महात्मा ज्योतिबा फूले ने। ठीक है, बहुत अच्छे इंसान रहे हैं और बहुत फेमस बुक थी ये गुलामगिरी। ठीक है, चलिए, और ये बुक इन्होंने बेसिकली वैसे अमेरिकन लोगों को डेडिकेट की थी। ठीक है, कि अमेरिका के लोगों ने भी स्लेवरी को देखा तो उनको डेडिकेट की थी इन्होंने गुलामगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, Poverty and Un-British Rule in India by Dada Bhai Naroji was original classic work of poverty in India. In which year this work was published? भारत में पहली बार पॉवर्टी लाइन को एस्टिमेट करने वाले, ठीक है, ड्रेन वेल्थ थ्योरी को दुनिया के सामने उजागर करने वाले जो शख्स थे उनका नाम दादा भाई नरोजी ही था। ये किताब 1901 में मार्केट में लॉन्च होती है क्लास, पब्लिश किया गया था और लोगों के पढ़ने के लिए इसको अवेलेबल किया गया था। ठीक है, द पॉवर्टी एंड अन-ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द पेनिनसुलर प्लेटो इन इंडिया। पेनिनसुलर का मतलब है जो भारत का नीचे का तरफ द्वीप का हिस्सा है, ट्रायंगुलर जो हिस्सा है उसे पेनिनसुलर भारत कहा जाता है। वो कहते हैं कि इसके कौन से रीजन, कौन सी जो इसके अंदर पहाड़ी है वो सबसे ऊंची है इन द साउथ इंडिया। तो आंसर क्या है आपके पास? अनायमुडी। ठीक है, अनायमलाई हिल्स है आपके पास, उसकी जो हाईएस्ट पीक है वो आपके पास कौन सी है? अनायमुडी। ठीक है, 2695 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज स्लेट इज एन एग्जांपल ऑफ। अब देखो क्लास ऐसे क्वेश्चन बहुत बेसिकली पूछ जाते हैं कि हाइपरबेसल रॉक्स कौन से हैं, आपके प्लूटोनिक रॉक्स कौन से हैं, कौन से रॉक मॉर्फाइज्ड होकर अपना फॉर्म चेंज कर लेते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो स्लेट आपके पास कौन सा रॉक है? मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, प्राइमरी रॉक है बेसिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंडियाज रिसर्च स्टेशन एट एंटार्क्टिका। ठीक है, दक्षिण दुनिया का सबसे दक्षिण छोर जो एंटार्क्टिका है वहां पर भारत के 2 रिसर्च सेंटर्स हैं। ठीक है, उन रिसर्च सेंटर्स का नाम क्या है आपके? दक्षिण गंगोत्री एंड मैत्री। आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रिसेंटली भारत ने एंटार्क्टिका के ऊपर अमेंडमेंट बिल पेश किया है। क्लास आपको कमेंट सेक्शन में बताना है उसका मेजर पॉइंट क्या है। ठीक है, और भारत कैसे एंटार्क्टिका के लिए रूल्स बना सकता है ये आपको बताना है सेक्शन के अंदर, कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए दक्षिण गंगोत्री और मैत्री हमारे वहां के रिसर्च स्टेशन है। नेक्स्ट, ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर अमंग द फॉलोइंग रिवर इज द आइलैंड मॉजुली सिचुएटेड। अब कौन सी रिवर के ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड अवेलेबल है? दैट इज ऑन ब्रह्मपुत्र। ये असम में है जगह क्लास। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड बनाती है, दैट इज मौजुली। ठीक है, दुनिया की भारत की लार्जेस्ट नदी है ये, आपको ये भी याद रखना, लॉन्गेस्ट भी है जो ओवरऑल भारत में बहती है। ठीक है, और सबसे लार्जेस्ट नदी भी आपकी ब्रह्मपुत्र है भारत में। ठीक है, नेक्स्ट, अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन पासेज इज लोकेटेड द पीर पंजाल रेंज। ठीक है, भारत की जो पीर पंजाल रेंज है वहां पर आपको इनमें से कौन से माउंटेन पासेस दिखते हैं? तो बनिहाल के अंदर है ये आपके पास। ठीक है, बनिहाल के अंदर है ये आपका पीर पंजाल रेंज में। ठीक है, बनिहाल पास। नेक्स्ट, बुद्ध चरित्र, ये एपिक बायोग्राफी है गौतम बुद्ध के बारे में जो संस्कृत में लिखी गई है। इससे पहले जो भी कुछ लिखा गया वो दूसरी भाषाओं में था। गौतम बुद्ध के ऊपर पहली बार संस्कृत में जब किसी ने लिखा तो दिस पर्सनैलिटी वाज अश्वघोष। ठीक है, ये राजा कनिष्क के दरबार में हुआ करते थे और इन्होंने ही बुद्धिज्म के ऊपर काफी प्रचार किया था। ठीक है, महायान के बड़े पैटर्नेज माने जाते हैं, उसके फाउंडर माने जाते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो अश्वघोष बुद्ध चरित्र। ठीक है, इसे रामायण ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। विच एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टॉप द NIRF रैंकिंग इन द 3rd टाइम इन अ रो इन ओवरऑल कैटेगरी। आपकी NIRF की जो रेटिंग्स है उसके अंदर कौन सी कंट्री आपकी कौन सा इंस्टीट्यूशन तीसरे नंबर पे रहा, लगातार तीसरे साल पहले नंबर पे रहा है? तो इट इज IIT मद्रास। ठीक है, IIT मद्रास पिछले 3 साल से टॉप पर है, बहुत जबरदस्त रैंकिंग पे चल रही है आपकी ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैक्सिमम हाउ मच वर्किंग कैपिटल लोन कैन बी गिवन टू अंडर PM स्वनिधि स्कीम।
स्वनिधि का मतलब है जहां पर लोग अपना रोजगार खुद ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे रोजगार, जैसे रेडी लगाना, चाय का काम कर लेना, गोलगप्पे खिलाना, स्वनिधि का काम है। ठीक है, तो 10,000 का लोन आपको इसमें अवेलेबल होता है ताकि आप अपना कोई छोटा मोटा काम शुरू कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट अवनी लेखारा जो कि राजस्थान से है, ये भारत की पहली विमेन बनी है जिन्होंने पैरालंपिक गोल्ड मेडल जीता है। ये किस स्पोर्ट्स से बिलोंग करती हैं? तो अवनी लखेरा आपकी किससे बिलोंग करती हैं? शूटिंग से। क्लास पर्सनैलिटीज को याद रखा करो, कई बार पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन भी आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पीएफआरडीए जो आपकी जो हैज इंक्रीज द एंट्री एज फॉर द नेशनल पेंशन स्कीम एनपीएस फ्रॉम 65 टू 70 ईयर्स। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? आपकी रिसेंटली जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इन्होंने जो एंट्री एज है उसको बढ़ाया है, 65 से 70 किया है। ये इसका हेडक्वार्टर पूछा गया, तो हेडक्वार्टर कहां पर है इसका? न्यू दिल्ली के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट विच स्टेट ऑफ गवर्नमेंट हैज अडॉप्टेड फॉर द रेसलिंग स्पोर्ट्स एंड द रेसलर्स टिल द 2032 ओलंपिक्स। भारत में आपको पता है ओलंपिक्स के अंदर भी, कॉमनवेल्थ के अंदर, बाकी सब गेम्स के अंदर रेसलिंग का बहुत दबदबा है। अभी भी रिसेंट जितनी भी गेम्स हुई आप देखते हो, भारत के रेसलर्स ने हमेशा नाम ऊंचा किया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने सारे रेसलर्स को अडॉप्ट किया कि इनका खाना पीना, इनकी ट्रेनिंग के ऊपर हम लोग ही खर्चा करेंगे और उन 2032 के ओलंपिक्स के ऊपर इनकी नजर है। 2032 तक इनको फंड करेंगे ताकि हम ओलंपियन आपके रेसलर्स प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, हु वॉज द फर्स्ट विमेन टू बिकेम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? ठीक है, तो वीएस रामादेवी भारत की पहली चीफ इलेक्शन कमीशन थी। ठीक है, स्टैटिक डाटा है क्लास, आपके पॉलिटी का क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, फर्स्ट विमेन, फर्स्ट पर्सनैलिटी, फर्स्ट, ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखना। फॉरेन एक्सचेंज रेट मींस द रेट एट विच द करेंसी ऑफ वन कंट्री कैन बी ट्रेडेड फॉर। वो कहता है कि आपके पास फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या है? द करेंसी ऑफ एनी अदर कंट्री इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर आप एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री से क्या कर सकते हो? एक्सचेंज कर सकते हो। इसको आप लोग क्या बोलते हो? फॉरेन एक्सचेंज मेथड्स। ठीक है, नेक्स्ट विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एनवी सेज दैट देयर शैल बी अ चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। भारत में आपको गवर्नर द्वारा एक मुख्यमंत्री अपॉइंट करना होता है हर स्टेट के ऊपर। ये किस आर्टिकल में लिखा गया है? तो ये आर्टिकल नंबर आपका कितना है? 164। ठीक है, द वर्ड रिपब्लिक इज मेंशन इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स? ठीक है, वो आपको कहता है कि रिपब्लिक है, रिपब्लिक का मीनिंग क्या है? वो कहता है द हेड ऑफ द कंट्री इज द इलेक्टेड वन प्लस देयर इज नो हेरिडिटरी रूल। आपको दिखाई देगा कि किसी तरीके का परिवारवाद आपके पास नहीं है, दैट इज द मीनिंग ऑफ रिपब्लिक। ठीक है, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट ऑल पब्लिक प्लेसेस आर ओपन टू ऑल सिटीजंस। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा इन डेप्थ है क्लास पॉलिटी का, हम 15 आर्टिकल तो पढ़ लेते हैं कि प्रोहिबिशन है ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ ओनली, बट इसके फर्दर सेक्शंस भी इसको डिफाइन करते हैं। तो सेक्शन 15(2) डिफाइन करता है कि आप पब्लिक प्लेसेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी सरकारी चीजें हैं, सरकारी पार्क हैं, सड़कें हैं, बसें हैं, ट्रेन है, इसमें आम जनता का उतना ही हक है जितना किसी और का हो। ठीक है, तो कोई अमीरी गरीबी जात पात इसमें नहीं देखी जाएगी। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द मेन राइवल कैंडिडेट अगेंस्ट इंडियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो पहले मेन राइवल कैंडिडेट कौन थे प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ? तो दैट वाज केटी शाह। ठीक है, चलिए, December 01 is observed as the World AIDS Day, which is donated by the letter S in the acronym of AIDS. ठीक है, आपको फुल फॉर्म पूछेगी कि एड्स के अंदर S की फुल फॉर्म क्या है? तो एक्वायर्ड एमिनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, S is for syndrome। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट इज विच इंस्टीट्यूशन इज नोन एज सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ वर्ल्ड बैंक? आपको अगर आपको सॉफ्ट लोन लेने हो तो उसके लिए आपको कहां से मिलेगा? ठीक है, तो आईडीए आपको क्या करती है? सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करती है। क्लास कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए आईडीए की फुल फॉर्म क्या है, प्लस आपके पास सॉफ्ट लोन हम किसे कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, काम आएगा, स्पून फूडिंग वाला काम नहीं चलेगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट एडहॉक ट्रेजरी बिल सिस्टम ऑफ मीटिंग बजट डेफिसिट इन इंडिया वाज अबॉलिश्ड ऑन 31 ऑफ मार्च 1997। ठीक है, पहले एडहॉक ट्रेजरी बिल्स बनाए जाते थे मीटिंग से पहले बजट्स को, डेफिसिट को काउंट करने के लिए। इसको 1997 में अबॉलिश कर दिया गया था। ठीक है, स्टैटिक क्वेश्चन है आपके पॉलिटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शंस ऑफ नीति आयोग? नीति आयोग के क्या क्या फंक्शन है? ठीक है, सबसे पहले फोस्टरिंग द कॉर्पोरेशन फेडरलिज्म। भारत का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर बना रहे, सबको समानता के साथ लेके चला जा सके, सारी स्टेट्स के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट्स उनको दूर किए जा सके। प्लेटफॉर्म फॉर रेजोल्यूशन ऑफ इंटर सेक्टोरियल एंड इंटर डिपार्टमेंटल इश्यूज। वो कहते हैं कि हमें जो
इंटरसेक्टोरियल्स यानी दो सेक्टर्स के बीच में कोई प्रॉब्लम्स हो या इंटर डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हो उसको सॉर्ट आउट करने का रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। इंस्ट्रूमेंट टू ब्रिंग आउटसाइड आइडियाज इनटू द पॉलिसी मेकिंग, अब बाहर के लोगों के जो आइडियाज है उसको भी भारत की पॉलिसी मेकिंग में ऐड किया जा सकता है। ये सारी की सारी आपकी स्टेटमेंट ठीक है, नीति आयोग इन सब चीजों के ऊपर काम करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट नीति आयोग? सबसे पहले वो दिया हुआ है कि अ सर्विंग आईईएस ऑफिसर कैन बिकम द पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ नीति आयोग। वो कहता है कि भारत की जो आईईएस है वो आपके इसके मेंबर्स बन सकते हैं। अ यूनियन मिनिस्टर कैन बिकम अ फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। वो कहता है कि यूनियन मिनिस्टर भी इसका फुल टाइम मेंबर बन सकता है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं, दोनों में स्टेटमेंट गलत है। फुल टाइम मेंबर नहीं बन सकता है, कुछ टाइम के लिए टेम्परेरी मेंबर बनाया जाता है, उसको कोई पर्टिकुलर पॉलिसी मेकिंग के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, ठीक है। आईएएस का भी इसमें कोई काम नहीं, सर्विंग नहीं हो सकते, रिटायर्ड पर्सन को इसमें इंक्लूड किया जाता है एज अ एडवाइजर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज, ठीक है, अगर हम अपनी किसी चल जो अनमूवेबल जो चीज से चल नहीं सकती, जैसे हम अपनी दुकान किराए पे देते हैं, घर किराए पे देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? सप्लाई ऑफ सर्विसेज में काउंट होता है। ये गुड्स की कैटेगरी में नहीं है, ये सप्लाई की कैटेगरी में, ठीक है। वो कहता है देयर शैल बी ट्रीटेड दस एज सप्लाई इवन इफ वी मेड विदाउट द कंसिडरेशन। वो कहता है सप्लाई कब कंसिडर की जाती है? जब उसको कंसिडरेशन में नहीं भी लिया जाए। सबसे पहले कहता है सप्लाई ऑफ गुड्स बाय द प्रिंसिपल ऑफ हिज एजेंट वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू सप्लाई सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। वो कहता है अगर कोई बंदा बीच में है, मिडल मैन है, वो अपने प्रिंसिपल के तौर पर सप्लाई देने की बात करता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक्स टू रिसीव सच गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, बिल्कुल उल्टा है, पहले सप्लाई दे रहा है लेकिन अब उसकी जगह पे वो रिसीव भी कर सकता है, तो ये भी ठीक है। परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेटेड टू सच एसेट्स। अगर वो कहता है कि अगर टैक्सेस का मामला हो जाए, ठीक है, तो परमानेंट हम ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डिस्पोज भी कर सकते हैं बिजनेस को, तो वो भी कहता है ठीक है। ये सारी की सारी स्टेटमेंट्स आपकी क्या है? ट्रू। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्लास, अगर मैं इकोनॉमी की टर्म में बात करता हूं, ये तभी हो सकता है जब आपने इसे इन डेप्थ पढ़ा हो, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन कंपनसेशन ऑफ सेस पेड अंडर जीएसटी एक्ट इज अवेलेबल। ये आपके पास अवेलेबल है। जो सेस आपने देखा होगा, कंपनसेशन सेस जो आपके इंट्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, जैसे कोविड के बाद लिकर के ऊपर सेस आ गया था, ठीक है, तो ये आपके अवेलेबल है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैक्सेबल इवेंट फॉर इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, कि किस केस के अंदर आपके जो टैक्सेस गुड्स हैं वो इंपोर्ट के टाइम पे टैक्सेबल हो सकते हैं। डेट ऑन विच द गुड्स क्रॉस द कस्टम्स बैरियर, जैसे ही वो कस्टम बैरियर्स को क्रॉस करते हैं उसी दिन से वो आपके टैक्स के लिए लाइबल हो जाते हैं। An arrival manifest or import report not delivered to the proper officer within the time specified, then the penalty levied on। वो कहता है अगर समय पर कंसर्न्ड पर्सन के पास आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं पहुंचते हैं इंपोर्ट रिलेटेड, तो आपके पास फाइन कितना होता है पर डे के हिसाब से? पेनल्टी, सॉरी पर डे नहीं, पेनल्टी कितनी पड़ती है उस केस के अंदर? 50,000 की पेनल्टी होती है। चलिए, दिस इज ऑल वी हैव फ्रॉम द जीके सेक्शन। बाकी सेक्शन के लिए आप जुड़े रहिए। एनी कमेंट्स यू कैन राइट एंड यू कैन जॉइन अस ऑन इंस्टाग्राम, यूट्यूब एंड टेलीग्राम चैनल्स। बाय बाय, थैंक यू। कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और पहला क्वेश्चन साढ़े कोल ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ when you travel along river Satluj in Punjab what type of soil will you observe। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ? ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ, ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ, ਬਾਂਗੜ ਤੇ ਖਾਦਰ। ਲੈਟਰਾਈਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿੱਥੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਟ੍ਰੋਪੀਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਖਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਮਿਨਰਲਸ ਵਗੈਰਾ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਉੜੀਸਾ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਹੈ। ਸੈਂਡੀ ਸੋਇਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰੇਤਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਬਾਂਗੜ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਬ ਮਾਊਂਟੇਨੀਅਸ ਏਰੀਆ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਬਾਂਗੜ ਮਿੱਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਬੇਟ ਸੋਇਲ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਉਪਜਾਊ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਮਿਨਰਲ ਰਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਖਾਦਰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰਾਈਟ ਸੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਂਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਰੇਤਲੀ ਹੋਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ, ਔਰ ਬਾਂਗੜ ਮਿੱਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ
ਪਥਰੀਲੀ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਬਜਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਡ ਇਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ that fiscal deficit of Punjab for the year 2022-23 is expected to be -% of GSDP। ਸੋ ਬਜਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ 3.99%। ਔਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਵਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫਿਸਿਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫਿਸਿਟ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫਿਸਿਟ ਔਰ ਮੇਜਰ ਫਿਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ, ਹੂ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ had not been the recipient of ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਇਹ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਇਟ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, 22 ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਂਗੁਏਜਸ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਵਾਰਡ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਨਾਟ ਬੀਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪੋਇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀ ਰੁੱਖ ਤੇ ਰਿਸ਼ੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦਲੀਪ ਕੌਰ ਟਿਵਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਆਈ ਸੀਗੀ, 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਅਵਾਰਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ, ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜਨਨਪੀਠ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨਪੀਠ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੋ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦਾ ਦਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ, ਅੰਨੇ ਘੋੜੇ ਦੇ ਦਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੜੀ ਦਾ ਦੀਵਾ ਨਾਵਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਵਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਰਸਵਤੀ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ 1991 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਿਰਲਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਅਵਾਰਡ ਮਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, which one of the following statement is true? Musical instrument algoza consists of a pair of wooden flutes. Bugchu is a wind instrument. Wind instrument ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੰਸਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਭੌਂਪੂ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੈਂਡ ਵਾਲੇ ਜੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਆਪਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਲਗੋਜ਼ਾ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਦੋ ਬੰਸਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਔਰ ਬੁਕਚੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਚਮੜੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਵਿੰਡ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਓਨਲੀ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ, ਦੂਜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। Which one of the following gurdwaras has been installed at Amritsar to mark the birth of Shri Guru Hargobind Ji? ਸੋ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਮਹਿਲ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੰਧ ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੀ ਵਡਾਲੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ। Which of the following statement is true? ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜ਼ੂਓਲੋਜੀਕਲ ਗਾਰਡਨ ਐਟ ਛੱਤਬੀੜ ਜੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ੂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ? ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਗਵਰਨਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। He served Punjab in 1973 to 1977. So ਇਹ ਇੱਥੇ he served, ਇੱਥੇ ਇਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, he was served ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। he served in 1973 to 77 as governor of Punjab.
ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਛੱਤਬੀੜ ਜ਼ੂ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਚੌਧਰੀ ਜ਼ੂਓਲੋजिकल गार्डन है। सो दैट मीन्स कि पहली स्टेटमेंट भी ठीक है और ही वॉज गवर्नर ऑफ पंजाब, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। दैट मीन्स ऑल ऑफ above आर correct। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀਆਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਥੋੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Which one of the following is the highway does not, which of the following highway does not pass, which of the following highway does not pass through Punjab? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਹਾਈਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ NH15 ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਉੱਪਰੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਠਿੰਡਾ ਔਰ ਜੈਸਮੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਹੋਰ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। NH44 ਇਹ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ। ਔਰ NH7 ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਵਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। NH16 ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ NH16 ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵਨਸ ਅਗੇਨ ਕੁਐਸਚਨ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੇਜਰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ NH44 ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ NH1 ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ NH1 ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ NH7 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ NH64 ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨੋਲੋਜੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਟਰਮੀਨੋਲੋਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਸਾਊਥ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਔਡ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਡ ਮੀਨ ਜਿਵੇਂ 1 3 5 ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਈਸਟ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਈਸਟ ਜਾਂ ਈਸਟ ਚਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ 2 4 6 ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀਆਂ ਵੀ ਸੌਖੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। Whom did Guru Nanak meet at Baghdad and Makkah during his west side ਉਦਾਸੀ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਵੱਲ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੈ। ਕੋਈ 3 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 4 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 5 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸਾਰੇ ਕਵਰ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉਦਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਫਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਬਗਦਾਦ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ ਕਿ ਮੱਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ? ਉੱਥੇ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਸ਼ੇਖ ਬਹਿਲੋਲ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਹਿਲੋਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹਿਲੋਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਜਦੋਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਖ ਰੁਕਨੁਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਖੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮੱਕੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਟ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਰੁਕਨੁਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ੇਖ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਜਿੱਧਰ ਰੱਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰ ਘੁਮਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਕਾ ਵੀ ਘੁੰਮ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਾਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬਹਿਲੋਲ ਐਂਡ ਰੁਕਨੁਦੀਨ। ਚਿੱਟਾ ਲਹੂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ? ਇਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ। ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦ ਨੰਦਾ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਗਾਰਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਲਿਖਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਨਾਟਕਕਾਰ ਸੀਗੇ। ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਨਾਵਲਕਾਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਦਾ ਮੋਢੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਰਦਾਰ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਕਚਰ ਵੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, who among the following became assistant of Claude Wade, political agent of East India Company on Lahore Darbar in Punjab and wrote famous book History of Sikhs? ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਹੋਈ ਆ ਉਹ। ਔਰ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਏਜੰਟ ਕਲੌਡ ਵੇਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਉਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਚਾਰਲਸ ਨੇਪੀਅਰ, ਜੋਸਫ ਡੇਵੀ ਕਨਿੰਗਮ, ਰੈਗੀਨਲਡ ਡਾਇਰ, ਮੌਂਟਗੋਮੇਰੀ। ਮੌਂਟਗੋਮੇਰੀ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ 1860 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਰੈਗੀਨਲਡ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਡੇਵੀ ਕਨਿੰਗਮ ਐਂਡ ਚਾਰਲਸ ਨੇਪੀਅਰ। ਨੇਪੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਵੀ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੋਸਫ ਡੇਵੀ ਕਨਿੰਗਮ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਵਾਸ ਬ੍ਰਦਰ ਆਫ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਕਨਿੰਗਮ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਰਕੀਓਲੋਜੀਕਲ ਸਰਵੇ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਫਸਟ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਸਟ ਬੁੱਕ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਿਤਾਬ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿੱਖਸ। ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਸ਼ੋਨ ਇਨ ਦ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸੀਲ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ? ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਹੈ? ਕਣਕ ਹੈ, ਕਣਕ ਜਾਂ ਅਤੇ ਜੀਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਤੇ ਮੱਕੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਦੀ ਜੀਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਵੀਟ। ਸਿਰਫ ਵੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀਟ ਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਬੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਫ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਏ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਵੀ ਹੈ, ਵੈਟਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰੀਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਹੈ, ਵੀਰ ਐਸ਼ਵਾਨ ਹੈ, ਝੱਜਰ ਬਛੌਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਟਲੈਂਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਹਰੀਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਏ ਰਾਮਸਰ ਵੈਟਲੈਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਇਹ ਹਰੀਕੇ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋਏਗਾ। ਵੀਰ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਜਾਂ ਐਸ਼ਵਾਨ ਇਹ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਮਸਰ ਸਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਝੱਜਰ ਬਛੌਲੀ ਵੀ ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਮਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਹੈਲਡ ਬਾय CM ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਹੋਮ, ਪਰਸਨਲ ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਤਾਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਬਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵਿਚ ਆਰ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨਾਟ ਏ ਜਨਰਲ ਇਨ ਦ ਆਰਮੀ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ? ਜੀਨ ਬਾਪਿਸਟਲੇ ਵੈਂਟੂਰਾ, ਫ੍ਰਾਂਸਿਸ ਮੂਡੀ, ਅਲਾਰਡ, ਫ੍ਰੈਂਕੋਇਸ ਅਲਾਰਡ ਔਰ ਪਾਬਲੋ ਐਵੀਟੇਬਲ?
ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੈਂਟੂਰਾ, ਅਲਾਰਡ ਤੇ ਐਵਿਟੇਬਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸੀਗੇ। ਫ੍ਰੈਂਸਿਸ ਮੋਡੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਅਪਾਇੰਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਫ੍ਰੈਂਸਿਸ ਮੋਡੀ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਜਰਨੈਲ ਇਨ ਦਾ ਆਰਮੀ ਆਫ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, ਫ੍ਰੈਂਸਿਸ ਮੋਡੀ ਜਵਾਬ ਹੈ ਸਾਡਾ। After first Anglo-Sikh War, which river became the new border between Lahore Darbar and East India Company? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਵਾਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਉਰਲੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਸਟਵਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੁਆਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਾਜ਼ ਦਾ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਿਟਵੀਨ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਐਂਡ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪੈਰੋਵਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। The first railway line in Punjab was commenced from dash to dash in which year? ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਥਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1853 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1863 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਟੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। Which one of the following river travels both ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਸ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਤਲੁਜ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹਰੀਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਵੀ ਇਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਸਤਲੁਜ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਘੱਗਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਦਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਸਾਤੀ ਦਰਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਸੰਗਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫਿਰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਘੱਗਰ ਦਰਿਆ ਹੈ। Who among the following translated ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ in English for the first time? ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਰਨੈਸਟ ਟਰੰਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। What was the designation of Maharaja Yadvinder Singh of Patiala at the time of creation of PEPSU in 1948? ਜਦੋਂ ਪੈਪਸੂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇੱਕ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ, 1947 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪੈਪਸੂ। ਪੈਪਸੂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ 'ਚ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਜੀਂਦ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਸੇ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਿਰ ਕਪੂਰਥਲਾ, ਫਿਰ ਕਲਸੀਆਂ, ਫਿਰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਇਹ 8 ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਇਹ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪੈਪਸੂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਹੈੱਡ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ, ਚੀਫ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਗਵਰਨਰ ਕੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ। ਉਪ ਰਾਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸਰ ਜਗਤਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। Which of the following statement about ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ is true? ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ is true। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ he founded ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। he founded ਆਰਿਆ ਗਜ਼ਟ and was its editor, ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। he died in ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ by superintendent of police ਜੌਨ ਸੌਂਡਰਸ। ਦੇਖੋ ਜੌਨ ਸੌਂਡਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀਗੇ
ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਬਣਾਇਆ, ਆਰਿਆ ਗਜ਼ਟ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੌਂਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੀਜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ 1 and 2 ਆਰ ਕਰੈਕਟ। ਹੀ ਵਾਸ ਹਿਟ ਬਾय ਜੇਮਸ ਸਕॉट। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਕੋਗੇ। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हर वीक आपका एक मॉक टेस्ट होता है जिसमें कि कंप्यूटर का सेक्शन मैं आशीष आपके पास लेके आता हूं और इस सेक्शन को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हाउ कैन यू स्टॉप स्लाइड शो। आप किसी भी स्लाइड शो को स्टॉप कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले है प्रेस द राइट एरो, देन है प्रेस एस्केप और थर्ड है प्रेस द डाउन एरो या फिर नन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ पे पता है कि एस्केप की से अगर आप एस्केप की दबाते हैं, एस्केप की दबाते हैं तो आप लोग क्या कर देते हैं, किसी भी चीज को आप लोग स्टॉप कर देते हैं। एस्केप की दबाते हैं तो आप किसी भी चीज को क्या कर देते हो, स्टॉप यहाँ पे कर देते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन देखिए, वाई शुड यू डिलीट अननोन ईमेल अटैचमेंट। आपके पास अननोन ईमेल अटैचमेंट को क्यों आपको डिलीट कर देना चाहिए, ये है इस क्वेश्चन का मीनिंग। अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यू कैन गो टू जेल, यू कुड गो टू द जेल, आप जेल जा सकते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इट माइट कंटेन अ वायरस दैट कुड हर्ट योर कंप्यूटर। बिल्कुल इसके साथ एक वायरस आ सकता है जो कि आपके कंप्यूटर को हर्ट कर सकता है, ना कि कंप्यूटर को बल्कि आपको भी यहाँ पे क्या कर सकता है, बीमार, या फिर आपके कंप्यूटर को, आपके डेटा को क्या कर सकता है, चुरा के लीक कर सकता है। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही। इट इज अ बैड मैनर, ये तो गलत बात है और नन ऑफ दिस यहाँ पे नहीं आंसर बनेगा। तो आंसर यहाँ पे क्या बनेगा फिर, बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द मेमोरी इन योर कंप्यूटर। इनमें से चूज करना है कि कौन सा आपके पास मेमोरी है। तो अगर मैं मेमोरी की बात करता हूं, आपके पास रैम जो है वो क्या है, मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो आंसर इज ए ऑप्शन। अब यहाँ पे डीएसएल है, डीएसएल क्या होता है, नेटवर्किंग में यूज किया जाता है। तो कई बार यहाँ पे पूछ ले जाता है, बट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएसएल, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। यूएसबी क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसे पेन ड्राइव के नाम से भी आप लोग यहाँ पे यूज करते हो। ठीक है, लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। तो इनके फुल फॉर्म मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर करे हैं जो कि याद रखने हैं, पेपर में पूछे जा सकते हैं। बट यहाँ पे आंसर क्या बनेगा आपके पास, ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन क्या है, when you are working on a document on your PC, where is a document temporarily stored। मतलब आप अपने कंप्यूटर पे कोई काम कर रहे हैं और वो डेटा अभी आप उस पर स्टिल वर्किंग है, तो वो जो कंप्यूटर पे डेटा है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रैम पे, रोम पे, सीपीयू या फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी तो देखो कभी आंसर नहीं बनेगा, सीपीयू तो प्रोसेसिंग होता है, रोम पे भी नहीं होता है। तो टेम्परेरी टाइम के लिए आपके पास जो आपका डेटा स्टोर होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, रैम में। यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, एक वर्ड स्पेसिफिकली पूछा गया है, टेम्परेरी स्टोरेज। टेम्परेरी स्टोरेज का मतलब क्या है, आपके पास रैम यहाँ पे है रहेगा। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल बिटवीन द कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड टुगेदर। अब यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ऑफ द मदरबोर्ड की यहाँ पे बात करी गई है, तो वो क्या है, फ्लैश मेमोरी, सीमोस, वेज या फिर बसेस। तो जब भी कंप्यूटर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा ट्रांसफर करा जाता है तो वो कैसे होता है, बसेस के थ्रू। एक प्लेस से दूसरे प्लेस में डेटा जो है ट्रांसफर किया जाता है वो कैसे किया जाता है, थ्रू बसेस के। ठीक है, अब यहाँ पे ये वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, सीमोस, इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये मैं अलग से बता रहा हूँ क्योंकि इसका नाम जो है यहाँ पे गिवन किया गया है, पेपर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीमोस। तो सीमोस का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। पर इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा डी ऑप्शन, क्योंकि डेटा ट्रेवल थ्रू बसेस, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में बसेस के थ्रू यहाँ पे क्या करता है, ट्रेवल करता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज इन स्प्रेडशीट। अब डेटा जो है स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल में आपके पास सारा का सारा डेटा जो है वो कैसे ऑर्गेनाइज होता है, आपको पता है यहाँ पे क्या होती हैं, रोज होती हैं और क्या होते हैं, कॉलम। तो आंसर इज रोज एंड कॉलम में डेटा को क्या किया जाता है, ऑर्गेनाइज किया जाता है। आंसर इज डी ऑप्शन, रोज एंड कॉलम में यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से ट्रू कौन सा है। सबसे पहला है बाइट इज अ सिंगल डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर। तो बाइनरी नंबर अपने आप में ही 2 वैल्यू का होता है, तो ये तो कभी आंसर नहीं बनेगा आपके पास। बिट रिप्रेजेंट अ ग्रुपिंग ऑफ डिजिटल नंबर, ना जी ना, ये भी आंसर नहीं बनेगा। 8 बिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट, बिल्कुल जी, सी ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आंसर बनेगा, क्योंकि बाइनरी की अगर मैं बात करता हूँ, बाइनरी में आपके पास 0 और 1, इसको क्या बोला जाता है, बाइनरी नंबर बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, आपके पास बाइनरी नंबर यहाँ पे बोला जाता है। अब 8 बिट जो होता है वो आपके पास क्या बनाता है, 1 बिट जो होता है वो बाइट बनाता है। ठीक है, तो ये बात याद रखना है, 8 बिट जो होता है किसके बराबर होता है, 1 बाइट के बराबर होता है। तो यहाँ पे यही आपके पास लिखा है, तो सी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज परफॉर्म्ड बाय। अब ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ पे बात करी गई है, ट्रांसफॉर्मेशन जो है इनपुट की वो किसके थ्रू होती है, पेरिफेरल। अब पेरिफेरल का मतलब क्या होता है, पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग अपने आप में याद रखेंगे, इसका मीनिंग है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। इस वर्ड का मीनिंग याद रखेंगे, पेरिफेरल वर्ड का मीनिंग ही अपने आप में होता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। तो मेमोरी, स्टोरेज या सीपीयू। तो आपको पता है कि सारा का सारा जो काम है वो किसके थ्रू होता है, ऑपरेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन का, वो होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सारे के सारे काम को करते हैं। तो आंसर इज डी ऑप्शन। पर ये पेरिफेरल का मीनिंग एक्स्ट्रा आपको समझा दिया है ताकि आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, अगला क्या है, हाउ मेनी ऑप्शन डज बाइनरी चूज ऑफर। तो बाइनरी की अगर बात करी जाती है, तो अभी मैंने आपको पहले भी बताया है कि बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। बाइनरी का मतलब क्या होता है, 0 और 1। तो इसका मतलब है 2 डिजिट तक, इसका मतलब है 2 डिजिट तक ही आप लोग वैल्यू को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। नन या 1 आपका कभी आंसर यहाँ पे नहीं बनेगा, आंसर क्या बनेगा, 2 में ही आप लोग क्या करते हैं, बाइनरी को रिप्रेजेंट करते हैं। सो आंसर इज सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन है, डैश इज द कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड वेरी फर्स्ट पेज बी सीन ऑन ओपनिंग द वेबसाइट। उसको क्या हम लोग बोलते हैं, आपके पास होम पेज वेबसाइट, या फिर वेबसाइट होम पेज, वेब पेज होम पेज, या फिर वेब पेज वेबसाइट। अगर मैं बात करता हूं तो बी ऑप्शन यहाँ पे बनेगा, वेबसाइट होम पेज आपके पास इसका आंसर बनेगा। जो सबसे पहले होता है वेबसाइट होती है, और जो सबसे ओपन करके आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होम पेज। चलिए, तो इसके साथ मैं यहाँ पे बाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं आपसे साथ नेक्स्ट सेशन में। जुड़ने के लिए धन्यवाद। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। आओ देखते हैं इस मॉक को हम कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ जी, पहला क्वेश्चन फिक्टिशियस सिंबल ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ a ਇੱਥੇ ਕੀ ਆਇਆ ਹੈ, प्लस है ना, इतना मार्कर नहीं सिलेक्ट होया सी, a इज प्लस, फिर 10, b ਦੀ वैल्यू की है माइनस, फिर 11, c ਦੀ वैल्यू की है मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड ते 0। जे हुण डिवाइड विच 0 आ गया तो वैल्यू की चली जाऊगी, अनडिफाइंड। ठीक है, हाँ जी, की क्या गया आपां नू, रेड प्लस ग्रीन प्लस ब्लू इज इक्वल टू 108। There are as many balls in green and red. Green and red is equal to twice of blue, and twice as many in the blue box as in red. Blue box है ना, कि क्या, there are and twice as many in blue as there in रेड बॉक्स। ठीक है जी, अपने कोल आह 3 इक्वेशन बन गई। हुण बस आपां इन्हां नूं सॉल्व करना है। किवें सॉल्व करिए, b इज इक्वल टू, हाँ जी, किवें सॉल्व कर सकते हैं,
b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ 2r। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਦਾ 2 into 2r मतलब 4r मीन्स r plus g किदे बराबर हो गया 4r दे। b किदे बराबर है 2r दे। दोनों ਨੂੰ ऐड कर दिए तो 6r तो 108 r ਦੀ वैल्यू की आएगी अपने कोल 18 है ना। r ਦੀ वैल्यू आ गई अपने कोल 18। ठीक है जी, आप g ਦੀ वैल्यू कढ़नी है। ठीक है जी, इत्थे जे आप देखिए r plus g is equal to जे b ਦੀ वैल्यू पुट कर दिए तो 4r है ना। ए वाला r माइनस होया 3 into r, r ਦੀ वैल्यू कितनी है 18 तो आंसर की आऊगा 54। इसलिए इत्थे आंसर की आऊगा none of these। ठीक जी, हाँ जी, आपां opposite dot दसना है। How many dots lie opposite the face having 3 dots? ठीक है जी, 6 दे opposite की आऊगा 3 तो आंसर की आऊगा कि पूछा गया when the given figure is folded to form a cube, how many dots lie opposite? 3 दे opposite की आऊगा 3 दे opposite की आऊगा 6 है ना। 4 दे opposite की आऊगा 5 ते 1 दे opposite की आऊगा 2 ते इत्थे केड़ी ऑप्शन आनी चाहिए सी 6 वाली आनी चाहिए सी। ठीक है जी, हाँ जी, डी डी ए डी डी ए डी डी आर आर बी, बी छोटा आर ते आर वड्डा। ठीक है, बी आर आर। हाँ जी, गोपाल ने वेस्ट वल जाना शुरू किया। ठीक है जी, आफ्टर वॉकिंग 30 उन्हें राइट वाल टर्न ला लिया, फिर 20 चलिया। ठीक है जी, फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिता ते किन्ना चलिया 10, फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिता किन्ना चलिया 40, इत्थे तक 20 हो गया, 20 होर चलिया। ठीक है, क्योंकि वो किन्ना चलिया 40 चलिया। ही नाउ टर्न लेफ्ट एंड वॉक 5, उन्हें फिर लेफ्ट टर्न लिता ते 5 चलिया। ठीक है जी, फाइनली फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिता, फाइनली ही टर्न लेफ्ट। ठीक है जी, वो केड़ी डायरेक्शन विच है की कहांगे ओदा फेस हुण नॉर्थ वाल है। ठीक, हाँ जी, ब्लड रिलेशनशिप देयर आर 6 women शालिनी, रितु, रश्मि, निशा, दिव्या एंड रीना from a family of 12 members. There are few married couple in the family and none of grandchildren are married. Sunil is married in the family. Sunil is married in the family. Rohan, Mahesh, Jatin have a nephew, Dipesh. Rohan, Mahesh और जतिन। ठीक है, ये तीनों का nephew सी एक दिपेश, मतलब इत्थे इन्हां दा कोई सिबलिंग होगा जिसदा nephew जिसदा बेबी की होगा दिपेश। ठीक है, हु इज ओनली सन ऑफ रश्मि, जो कि रश्मि दा ओनली सन है। ठीक है, रोहन, महेश और ए तीनों की है मेल है। ठीक है जी, रवि इज पैटर्नल ग्रैंडफादर ऑफ निशा। ठीक है जी, इन्हां विचों निशा किसे दी बेटी है ते इन्हां सब दे फादर कौन है रवि। ठीक, रवि पैटर्नल ग्रैंडफादर है। ठीक है जी, पापा वाली साइड दे। ठीक, रितु इज डॉटर इन लॉ ऑफ शालिनी। ठीक है जी, शालिनी दी डॉटर इन लॉ रितु, रितु या तो इसकी वाइफ होगी या इसकी मैनू पता नहीं, लेकिन इन्हां विचों किसे दी वाइफ रितु है। ठीक है जी, ठीक है जी, रीना फर्स्ट कजन ऑफ दिपेश, इन्हां विचों किसे दी रीना कजन भी है। शालिनी हैज ओनली 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, 1 2 3 बन गए। महेश हैज 2 ब्रदर्स, महेश दे 2 ब्रदर है।
एंड वन सिस्टर रश्मि है एंड अ सिस्टर इन लॉ दिव्या। महेश दी सिस्टर इन लॉ दिव्या है ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜਤਿਨ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀਪੇਸ਼ only unmarried maternal uncle Jatin is the brother-in-law of Sunil. Sunil is the husband हो गया। ठीक है, ये अनमैरिड है। ठीक जी, मतलब जो दिव्या है वो इसकी की सी की आऊगा मतलब दिव्या आई इज दी वाइफ। ठीक है, एक कपल ए बन गया ते जो रीतू है वो आई इज दी वाइफ, एक कपल ए बन गया। मतलब जो महेश है उसकी वाइफ कौन है? रीतू। ठीक, अगे रीना ते देखते हैं किसदे बच्चे है? जतिन ब्रदर इन लॉ। रोहन इज पैटर्नल अंकल ऑफ निशा। रोहन अंकल है किसदा? रोहन इज पैटर्नल अंकल ऑफ निशा। निशा, ठीक है जी। रीतू हैज 2 डॉटर्स। रीतू दी 2 डॉटर्स है। कंप्लीट हो गया। उन्हां विचों एक निशा है। ठीक है जी। हाउ मैनी मैरिड कपल आर देयर इन सेकंड जनरेशन? ये तो पहली सी, सेकंड विचों 1 2 ते 3 कपल है। ठीक है। दीपेश इज, दीपेश कौन है? देखते हैं। महेश दा सन नहीं है, रवि दा ग्रैंड सन, रोहन दा भी सन नहीं है, इसका नेफ्यू नहीं है। ठीक है जी। निशा इज रोहन दी डॉटर नहीं, महेश दी है। जतिन दी मदर नहीं, रीना दी कजन नहीं, रीना दी तो सिस्टर है। नन ऑफ दीज आ रहे हैं। देखिए एक बार, हाँ जी, नन ऑफ दीज आएगा। Which one of the following is married couple? रोहन दिव्या नाल मैरिड सी, शालिनी ना, रीना ते सुनील मैरिड सी ना, महेश ते रीतू नहीं है। महेश ते रीतू मैरिड है शायद। 1 मिनट आप देख लेने हैं। रीना आरते की है स्टार्टिंग ची आ गया सी। सिस्टर कौन सी? रश्मि है ता। ठीक है, सिस्टर ता रश्मि है। ता रीतू ते महेश मैरिड है। रीतू ते महेश मैरिड है। ता आंसर की आएगा डी। हाँ जी, इसी तरीके नाल आपां चेक कर लांगे। हुण अगला क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग। ब्लेमिश is written as AODPHVG। देखिए किवें हो रहा है। 1 12 15 5 4 13 16 9 8 19 22 8 ते 7 -1 +3 -1 +3 -1 +3 -1 ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? -3 + 1 -3 + 1 करके अपना आंसर दे देंगे। ठीक है, जिवें C -1 की आऊगा B, फिर अगे की करना है? +3 करना है ना। 8 9 10 11 की आऊगा? K वाली ऑप्शन आऊगी, तो आंसर B आना चाहिए। नेक्स्ट, सम मैंगोज आर एप्पल, सम बनानाज आर एप्पल, सम branches are banana, some mango banana, mango banana दूर दूर, branches apple, branches apple दूर दूर। ठीक है जी। some branches are mango, branches are mango दूर दूर, all apple, apple तो सारा किसी विच आ ही नहीं रहा, तो की कहोगे?
नन फॉलोस। क्लियर? की कहोगे? नन फॉलोस। अगे, इन अ रो ऑफ बॉयज, जय, 8th फ्रॉम राइट, करिश, 12th फ्रॉम लेफ्ट, वैन दोनों ने सीट ਨੂੰ इंटरचेंज किया ਤਾਂ ਕਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਜੈ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਰਿਸ਼ 21st फ्रॉम लेफ्ट, ਇਹ राइट ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ लेफ्ट हो गया है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग जयस पोजीशन फ्रॉम राइट, ਆਪਾਂ इतो टोटल कर लांगे, लेफ्ट प्लस राइट -1, 21 प्लस 28, सॉरी 21 प्लस 8 -1 तो कितना आया 28। इसनू चेंज कर लांगे, टोटल प्लस 1 -12 कितना आया 17। आंसर क्या होगा 17। ठीक? हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग डायग्राम टू आंसर दीज क्वेश्चन, फाइंड आउट द नंबर दैट लाई इनसाइड ऑल द फिगर्स। केड़ी फिगर विच जो 2 है वो ट्रायंगल विच भी आ रहा है, एदे विच भी आ रहा है और सर्कल विच भी आ रहा है, तो आंसर इज 2। ठीक है जी। हाँ जी। इफ यू वर बोर्न ऑन 20th May 1996, उस दिन मंडे सी, ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल योर बर्थडे फॉल ऑन, अगले साल की होगा, की कर दोगे +1 करके आंसर दे दोगे, की आऊगा ट्यूसडे। चाहे 1996 एक लीप ईयर सी, पर जड़ा +1 का इफेक्ट होना सी वो हुण तक हो चुकिया। ठीक है जी। हाँ जी। इसी तरीके नाल तैयारी आपदी वधिया करते रहो सो दैट तुहानू सक्सेस मिले। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज की सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का क्वांट के पार्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, देखिए क्या बोला गया है। अविनाश इन्वेस्ट 1600 रुपीज एट 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। देखो 20% 2 ईयर के लिए, अगर उसने 20% 2 ईयर के लिए लगाया है तो इसका टोटल जो परसेंट बनता है वो कितने परसेंट बनता है 40%। मतलब उसने कितने परसेंट इंटरेस्ट लिया 40% इंटरेस्ट लिया। द अमाउंट अर्न बाय हिम आफ्टर 2 years वाज अगेन इन्वेस्टेड एट 25% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट अर्न बाय अविनाश। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था, देखो 1600 रुपए के ऊपर उसने सबसे पहले तो 44% कंपाउंड इंटरेस्ट लिया। अगर मैं 1600 का 44% कैलकुलेट करूं, 20 से 20 कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, देखो 16 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 16 इंटू 4 क्या होता है आपका 640, तो ये कितना हो जाएगा 64, 407। मतलब उसने टोटल 704 रुपए का इंटरेस्ट लिया। 1600 में अगर मैं 704 रुपए इंटरेस्ट करूं तो उसने जो टोटल अमाउंट उसके पास था वो कितना था 2304 रुपए। इसके ऊपर उसने 25% इंटरेस्ट लिया, कितने साल के लिए 3 साल के लिए। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है R इंटू टी, मतलब डायरेक्टली 75% उसने क्या लिया इंटरेस्ट लिया। और 75% का मतलब क्या होता है 3/4। तो इसका 3/4 अगर इसको डिवाइड करेंगे तो पहले तो किस पे डिवाइड करेगा 5 पे, 20, फिर 30, 7, फिर 6 पे। मतलब अगर हम बात करें 1700 समथिंग बनेगा। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 1728। 1728 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। देखो 1500 तो ये डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, उसके बाद 75 को 3 से मल्टीप्लाई करो 225 ही होता है, तो मतलब 1700 तो जाना ही था। तो 3 ऑप्शन मेरे वैसे ही एलिमिनेट हो गए थे, तो एक ही ऑप्शन बचा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम एट 8% पर एनम फॉर 2 years। 8%, तो 8 का 8% कितना होगा 0.64। तो मतलब जो ये आपका वैल्यू है ना, ये 0.64 की वैल्यू है। हमें तो प्रिंसिपल कैलकुलेट करना है, तो इंटू 100 कर लो। उसके बाद क्या करें, फॉर 2 years इज दिस, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन दैट सम आफ्टर 3 years एट 12% पर एनम। ठीक है, उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना है। देखो अगर इसको डिवाइड करें तो हमें पता है ये पूरा 64 पे ही डिवाइड करता है, क्योंकि ये 64 का स्क्वायर होता है। तो जो प्रिंसिपल है वो आपका कितना है,
6,40,000, ये हमारा क्या आ गया, प्रिंसिपल आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं 12% 3 इयर्स के लिए, तो 12 इंटू 3 36% डायरेक्ट हो जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 इंटू 3 1.5 मतलब अप्रोक्स 4.5। तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा ना वो लगभग 40.5% होगा। लगभग कितना होगा, अप्रोक्स कितना होगा, 40.5%। 40 मतलब ये तो कैंसिल हो गया, तो 2 जीरो 3 जीरो तो हमारी लास्ट में हो जाएंगी। कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 कैरी 1 256। देखो 256 के आसपास एक ही ऑप्शन है आपका, इससे बड़ा थोड़ा सा जाके कितना बनेगा, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर बनेगा, क्योंकि ये तीन तो इसके आसपास पहुंच ही नहीं रहे। ठीक है, इसके आसपास ही नहीं पहुंचते हैं, तो हो गया सेकंड क्वेश्चन भी हमारा सोल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एवरेज वेट ऑफ 45 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास इज 40, के 45 लड़कों का एवरेज क्या है 40। 2 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास एंड एवरेज वेट डिक्रीज बाय 1, के 2 बच्चों ने क्लास ज्वाइन की, उसके बाद एवरेज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, किससे, 1 से। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द 2 न्यू स्टूडेंट, तो जो 2 नए लोग थे उनका हमें एवरेज कैलकुलेट करना है कि उनका एवरेज कितना होगा। देखो सिंपली इस क्वेश्चन को करते हम कैसे हैं कि 45 इंटू 40 कर लो, ठीक है, टोटल सम आ गया। उसके बाद 2 नए लोग आ गए, उसकी वजह से एवरेज क्या हो गया, 1 से डिक्रीज हो गया, तो ये 39 हो गया। ठीक है, तो 45 इंटू 39। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। अब एक चीज मुझे बताओ आप, अगर हम ये कहते कि एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि यहां से कैलकुलेशन लंबी होगी आपकी, ठीक है, अगर हम ये कहें कि भैया एवरेज में कोई चेंज नहीं होगा, तो उन दोनों बच्चों का वेट भी कितना होना चाहिए, 40 प्लस 40 80 होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था, कम से कम 80 तो होना चाहिए था, तभी एवरेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। बट एवरेज क्या हो गया, 1 से डिक्रीज हुआ, कितने बच्चों में, 47 बच्चों में, तो 80 से उनका 47 कम था, तो उन दोनों का जो वेट था वो कितना था, सिर्फ 33 था, और 33 को 2 से डिवाइड करोगे तो 16.5 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये जो कैलकुलेशन आप करते हो ना, ये करने की जरूरत ही नहीं होती, सिर्फ क्वेश्चन देखो इतनी सी कैलकुलेशन से होने वाला था, अगर आपको लैंग्वेज क्लियर है। तो इसलिए हमेशा क्वेश्चन की लैंग्वेज के ऊपर काम करो, ना कि उसके सोल्यूशन के ऊपर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें, ए सीक्वेंस कंटेन्स 11 terms which are consecutive even integers. The average of second and the 11th term is 15. Find the average of all the terms. तो जो सभी टर्म्स हैं उनका एवरेज कैलकुलेट करना है। इसको करने के काफी सारे तरीके हैं। अगर मैं कहूं कि जो अगर टोटल 11 टर्म्स है, तो जो सेंटर का टर्म है वो हमने क्या मान लिया, ए, ठीक है। कॉन्जिक्यूटिव इवन टर्म्स, अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस 2, a प्लस 4, a plus 6, a plus 8 एंड a plus 10। टोटल 11 टर्म है, तो इसके 5 इसके राइट में और 5 इसके लेफ्ट में होंगी, और इसके लेफ्ट की टर्म्स क्या होंगी, a minus 2, a minus 4, a minus 6, a minus 8 एंड a minus 10। अब देखो उसने पूछा था कि जो आपकी सेकंड टर्म है, जो आपकी सेकंड टर्म है और जो आपकी सेवंथ टर्म है, इन दोनों का अगर एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो इन दोनों का एवरेज क्या है, 15 है, ठीक है। अब अगर देखो यहां से सॉल्व करोगे तो ये 2a माइनस 6 इज इक्वल टू 30, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 डिवाइड बाई 2, सॉरी 36 डिवाइड बाई 2 18, 36 डिवाइड बाई 2 क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो मतलब जो सेंटर का नंबर 18 है, उसने पूछा था कि सभी नंबर्स का एवरेज बताओ, तो सेंटर का नंबर ही तो आपका एवरेज होता है, तो 18 ही आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चलिए उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ए कॉकटेल कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ ब्रांडी एंड वोडका, द प्रोपोर्शन ऑफ ब्रांडी प्रेजेंट इन द कॉकटेल इज 7/10। मतलब ब्रांडी और वोडका किस रेशियो में है, ये 7 और 3 के रेशियो में है। इफ इन 150 ग्राम और ऑफ मिक्सचर, मतलब ये 10 यूनिट की वैल्यू क्या है, 150 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो यहां से क्या होगी, 15 होगी। तो मतलब ये 45
और ये कितना 105। आई होप यहां तक तो क्लियर होगा सबको। उसके बाद 30 ग्राम ऑफ प्योर ब्रांडी इज एडिड, तो इसमें 30 ग्राम ऑफ प्योर ब्रांडी ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया 135 हो गया। इज एडिड देन परसेंटेज ऑफ ब्रांडेड इन द न्यू मिक्सचर, तो वो कह रहा है कि जो ये 135 है इसका बताओ ये 180 के रिस्पेक्ट में कितने परसेंट है। तो अगर मैं 45 से डिवाइड करूं तो ये तो 3/4 आ रहा है, और 3/4 आप सबको पता है किसके इक्वल होता है 75% के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है 75% के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑन रिड्यूसिंग द एंट्री फीस बाय 35%, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 7/20 होगी। कि पहले अगर टिकट 20 रुपए थी तो अब डिक्रीज करके कितनी कर दी गई है 13 रुपए कर दी गई है। ठीक है। द नंबर ऑफ पीपल कमिंग टू द पार्क इंक्रीज बाय 40%, 40% मतलब 2/5। कि पहले अगर 5 लोग आ रहे थे तो अब 7 लोग आ रहे हैं। तो पहले टोटल रेवेन्यू 100 रुपीज था, अब टोटल रेवेन्यू 91 है, मतलब 9 से डिक्रीज हुआ है, 9% से डिक्रीज। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मैन्युफैक्चरर फिक्स इज सेलिंग प्राइस एट 30% ओवर द कॉस्ट प्राइस of production. If the cost of production goes up by 12% and the manufacturer raises his selling price by 10%, find his profit percentage. तो प्रॉफिट देखो, अगर सीपी पहले 100 था तो वो सेलिंग प्राइस क्या कर रहा था 133 रख रहा था। ठीक है। उसने प्रोडक्शन में क्या किया, इसको इंक्रीज कर दिया तो ये 112, और इसमें अगर 13.3 से इंक्रीज करेंगे तो 146.3 आ गया। अब न्यू सेलिंग प्राइस कितना आ गया 146.3। इनके बीच का डिफरेंस ले लें 112, ये कितना हो जाएगा 43। तो 343 डिवाइड बाय 112 और 0 यहां इंटू 100, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो तो अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, किस पे डिवाइड होगा 7 से डिवाइड हो रहा है, पहले 7 से डिवाइड करो 1 पे। ठीक है। उसके बाद देखो यहां से 4 बचेगा, 42 के लिए 6 पे डिवाइड कर देगा, 7 इसको 49 पे डिवाइड करता है, 2 से डिवाइड करेंगे 8 और 2 इसको 5 पे, तो ये आ जाएगा आपका 245 डिवाइड बाई 8। 245 डिवाइड बाई 8, पहले तो ये किस पे डिवाइड करेगा आपका 3 पे, 36, पहले तो 3 पे डिवाइड करेगा ना, 8 इंटू 3 24, फिर 5 और 0 8 6, 0 पे डिवाइड करेगा। उसके बाद 48 2, नहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ हुई है किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने में या किसी में। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं 245 को 8 से, पहले 3 पे करेगा 24 5 0, ये 0 आ जाएगी, और उसके बाद 35/8। हाँ इसको हमने पूरा तो पॉइंट्स में तो डिवाइड करना ही नहीं ना, 35/8 ऑप्शन सी आ जाएगा। 35/8 240 और 5/8। चलिए उसके बाद क्या कह रहे हैं, सुभाष इज 4 ईयर हैंस इज x + 4। 4 ईयर हैंस मतलब जो सुभाष की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है x है, एंड पूनम इज 6 ईयर एगो वो y - 6, और पूनम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है y है। पूनम की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है y है। द प्रेजेंट एज ऑफ पूनम इज 10 लेस देन, यानी कि जो प्रेजेंट एज ऑफ पूनम y है इज 10 लेस देन ट्वाइस द प्रेजेंट एज ऑफ शुभम। अगर शुभम की प्रेजेंट एज का ट्वाइस ले, जो शुभम जो इसकी प्रेजेंट एज है वो इससे 10 लेस है। किससे 10 लेस है, इससे। अगर हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाए, अगर हम चाहते हैं कि दोनों इक्वल हो जाएं तो इसमें +10 कर लें, इसमें +10 कर लें कि उसकी अगर हम शुभम की प्रेजेंट एज को कैलकुलेट कर लेते हैं तो हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, शुभम इज 5 ईयर हैंस। ठीक है। उसने लेस बोला था ना, तो सॉरी इधर से सब्ट्रैक्ट होगा, इधर अगर इधर 10 हो इधर ऐड होगा 10, उल्टा लिख दिया हमने क्योंकि इसकी लेस है। तो एक सेकंड, चलो इधर -10 करके इधर प्लस कर देते हैं।
y प्लस 10 इज इक्वल टू 2x। अब ठीक है इक्वेशन, क्योंकि उसने इसकी एज लेस बोला था, तो जिसकी एज लेस है उसी की एज को हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला गया क्वेश्चन में, देखो शुभम इज 5 ईयर हैंस, मतलब x प्लस 5 विल बी 5 ईयर्स लेस देन द प्रेजेंट एज ऑफ पूनम, और पूनम की प्रेजेंट एज क्या है, अब आपकी y है, पूनम की प्रेजेंट एज क्या है, y, ठीक है। 5 ईयर हैंस, तो x प्लस 5 और ये कितना 5 लेस, तो x प्लस 5 किसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 5 के। तो दो इक्वेशन आपकी यहां से बन रही है। अगर मैं यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये x प्लस 10 आ रही है, y की वैल्यू अगर मैं यहां से कैलकुलेट करूं तो x प्लस 10 आ रही है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई 20, परसेंटेज ऑफ शुभम, और उसने पूनम का एज का रेशियो पूछा था, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, तो 20 और 30 का रेशियो तो 2:3, ऑप्शन डी इसका आंसर है। ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कर अनुराग वॉक 13 किलोमीटर टू रीच द बस स्टैंड फ्रॉम हिज होम, then boarded a bus whose average speed was 55 किलोमीटर पर आवर and thus he reached his office, ठीक है। क्या कह रहा है कि वो 13 किलोमीटर घर से बस स्टैंड तक गया और उसके बाद बस पकड़ी, और जिसकी एवरेज स्पीड क्या थी 55 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज ऑफिस, और वो ऑफिस पहुंच गया। इन दिस वे ही टुक ए टोटल टाइम ऑफ 2.5 आवर्स, उसको टोटल कितना टाइम लगा 2.5 आवर्स। इफ द एवरेज स्पीड एंटायर जर्नी, देखो एंटायर स्पीड दे रखी है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टोटल कितना टाइम लगा था उसको, ठीक है। टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ठीक है। इसको डिवाइड बाय 10 कर दो, या इसको आप लिख सकते थे कि 5/2, 2 से डिवाइड करेंगे 18, तो मतलब टोटल जो उसके घर और ऑफिस का डिस्टेंस था वो 90 किलोमीटर था। वो कितना था 90 किलोमीटर। उसने पूछा क्या है, देन द एवरेज वॉकिंग स्पीड, देखो 13 किलोमीटर उसने चल के मतलब वो पैदल चला, तो 77 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था, 77 किलोमीटर का जो डिस्टेंस था वो उसने कैसे कवर किया था, बस से कवर किया था, ठीक है। और बस की स्पीड क्या थी 55, 11 से डिवाइड करेंगे तो 7/5, तो ये आ जाएगा आपका 1/2/5, ठीक है। देखो टोटल टाइम कितना था 5/2, मतलब 2.5 घंटे थे, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट, और इसका मतलब कितना है, गुना 60 करेंगे तो 12, 1 घंटा 24 मिनट, 1 घंटा 24 मिनट उसने बस से लगाया था, ठीक है। 2 घंटे 30 मिनट में से 1 घंटा 24 मिनट निकाल दो, तो 2 में से 1 घंटा यानी कि 1 घंटा 6 मिनट बचते हैं। तो ये जो 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसने किस स्पीड से कवर किया कि 1 घंटा मतलब 66 डिवाइड बाय 60, तो 11/10, तो 130 डिवाइड बाय 11 पॉइंट समथिंग पे डिवाइड करेगा, पहले तो 1 पे 11 पॉइंट तो आ गया सीधा 120, 19, तो उसके बाद 8 पे डिवाइड करेगा, तो 11.8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे, क्या कह रहे हैं, A and B alone can complete a work in 24 and 48 days। अगर देखो इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा 48 ही होगा, इसके एफिशिएंसी 2 और इसके एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। 50% of the work is completed by C in 3x days and remaining work is completed by A and B in x days। देखो अगर हम बात करें टोटल 48 वर्क है और ये दोनों मिलकर अगर करते हैं तो 16 दिन में करते हैं, मतलब पूरा काम 16 दिन में करती है, ठीक है। और 50% मतलब 24 काम अगर ये करेंगे तो सिर्फ 8 दिन में कर देंगे, तो x की वैल्यू तो क्या आ गई आपकी 8 आ गई। तो C ने जो 50% वर्क है वो 24 दिन में किया था, तो C पूरा काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में करेगा। C पूरा काम कितने दिन में करेगा 48 दिन में। B भी 48 दिन में करता है, C भी 48 दिन में, दोनों की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 और 1, तो 48 डिवाइड बाय 2 करोगे तो 24 डेज इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा 24। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, A can complete a piece of work in 36 days, efficiency of B and C are 1.5 times and 2 times
रिस्पेक्टिवली द एफिशिएंसी ऑफ ए। अच्छा, ए, बी और सी के एफिशिएंसी की बात की गई है। अगर ए की एफिशिएंसी 1 है तो बी की एफिशिएंसी 1.5 और सी की एफिशिएंसी क्या है 2। अगर इसको पॉइंट रिमूव करोगे डिवाइड बाय 10 तो ये बनता है 10, 15 और 20। तो 5 से फाइनली मैं डिवाइड कर दूं तो 2:3:4। तो ये तो तीनों के एफिशिएंसी का रेशो आ गया। ठीक है, एक 36 दिन में काम करता है, दो के एफिशिएंसी से 36 इंटू 2, टोटल कितना वर्क था 72। टोटल वर्क क्या था 72 था आपका। टोटल वर्क कितना बना 72 बना। उसके बाद फाइंड द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ऑल। तो तीनों की एफिशिएंसी 4, 3, 7 और 2, 9। 72 डिवाइड बाय 9 करो तो 8 पे डिवाइड करेगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है, टू ट्रेन starts at the same time from Kanpur and Jammu and proceed towards each other. When they meet, it is found that one train has traveled 150 km more than the other train. What is the distance between Kanpur and Jammu if the speed of first train is 80 km per hour and 75? देखो डिफरेंस कितने का 5 का, तो 150 डिवाइड बाय 5 मतलब ये किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगा होगा 30 आवर्स एक्स्ट्रा लगे होंगे। और दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी है 155 इंटू 30 कर लो, 0, 5 इंटू 3 15, कैरी 1, 15 प्लस 1 16, तो 4650। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी। चलिए उसके बाद आगे क्या कह रहा है, ए ट्रेन कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ 560 मीटर 560 मीटर कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जिसकी लेंथ 560 मीटर है अपोजिट डायरेक्शन में आते हुए विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड। इट कैन क्रॉस ए प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रेन। मतलब अगर मैं दोनों को एक्स एक्स मान लूं तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ 2x। ठीक है, कितने टाइम में 1 मिनट 20 सेकंड 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 80 सेकंड उसने लिए पूरे। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 40 पे तो x की वैल्यू क्या आ गई 80 आ गई, सॉरी 800 आ गई। तो देखो पहली ट्रेन की लेंथ 800, दूसरी ट्रेन की लेंथ 560, अपोजिट डायरेक्शन है तो 20 प्लस x इंटू 30 सेकेंड, तो ये कितना हो जाएगा 1360 और इधर हो जाएगा आपका 600 प्लस 30x। हमें कैलकुलेट करना था फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। ओके एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर दी हमने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। तो 800 तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। ए ट्रेन कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ 560 मीटर coming from the opposite direction with the speed of 20 meter per second in 30 seconds. It can cross a platform having length equal to the length of the train in 1 minute 20 seconds. Find the length of train. 600। अगर यहां से हम इसकी x की तो स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं और ये 800 हमारा आ रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं, ये 660 इज इक्वल टू 30x, 0 से 0 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होती है 22 होती है। x की वैल्यू 22 मीटर पर सेकेंड। ये तो हमारी, एक सेकेंड स्टेटमेंट चेक कर लेते हैं कुछ एरर ना हो स्टेटमेंट में, क्योंकि क्वेश्चन में तो जैसा बोला गया है उसके अकॉर्डिंग यही बनेगा। A train can cross another train 560 meter in length। ओके हमने एक मिस्टेक ये कर दी ना, ये तो दूसरे वाली ट्रेन की स्पीड थी जो हमने यहाँ 20 ले ली, तो यहाँ से 20 नहीं होगा। ठीक है, ये 20 यहाँ से नहीं होगा। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी देखो वो कहते हैं ना कि जब स्टेटमेंट अगर पढ़ने में हल्की सी भी आपसे मिस्टेक हुई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो वही हमारे साथ यहाँ हुआ। तो इसलिए स्टेटमेंट को हमेशा ध्यान से पढ़ो। ठीक है, तो उसने क्या बोला कि 80 सेकंड में क्रॉस किया। अगर हम बात करें ए ट्रेन कैन क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ 560 मीटर लेंथ कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ, मतलब ये जो स्पीड हमारे पास दे रखी है वो किसकी है, इस ट्रेन की है, 560 वाली ट्रेन की है। जो एक्चुअल ट्रेन है उसकी स्पीड तो हमारे पास गिवन ही नहीं है। ठीक है,
तो अगर हम यहां से बात करें कि 2x का टोटल डिस्टेंस s की स्पीड के साथ कवर किया होगा 80 सेकेंड में, तो यहां से स्पीड क्या हो जाएगी आपकी x बाय 40 आ जाएगी। यहां से क्या हो जाएगी x बाय 40 आ जाएगा। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा x प्लस 560, और यहां से करेंगे तो x प्लस 40 प्लस 20, क्योंकि उसने 20 सेकेंड में क्रॉस किया था, सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 30 सेकेंड। अब यहां से सॉल्व करें तो x प्लस 560, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 3/4x प्लस 600 आ जाएगा आपका। x को इधर, इसको इधर ले आओ तो ये कितना बचेगा 1/4x, और उधर जाकर ये क्या हो जाएगा 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई 160 मीटर। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं आगे। क्या कह रहे हैं, इफ द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ टू पर्संस ए एंड बी इज 4:5, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है 4:5। इफ ए कैन कंप्लीट ए डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर इन 25 मीटर, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:4। अब देखो ये जिस डिस्टेंस को 25 मिनट में कवर करेगा, ये कितने में कवर करेगा 20 मिनट में कवर करेगा। तो 240 स्पीड इंटू टाइम, 20 डिवाइड बाय 60 करेंगे 1/3, तो 240 इंटू 3 मतलब 720। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, द मार्क्स स्कोर्ड बाय परसून जोशी इन 3 सब्जेक्ट आर इन द रेशियो 4:5:6, कि उसने 4, 5 और 6 के रेशियो में उसने स्कोर किया है। जोशी स्कोर्ड एन ओवरऑल एग्रीगेट ऑफ 60% इन द एग्जाम, ओवरऑल उसने 60% स्कोर किया, ठीक है। इफ द मैक्सिमम 1 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट आर द सेम, अगर हम मान लें कि 100 थे, हर सब्जेक्ट में कितने थे, पहले में 100, दूसरे में 100 और तीसरे में भी 100, तो टोटल कितना 300। तो इसने 60% मतलब कितना 180 स्कोर किया है, ठीक है। इनको अगर ऐड करेंगे तो 15 से डिवाइड करें तो मतलब 1 यूनिट की वैल्यू 12। तो पहले सब्जेक्ट में उसने 48, दूसरे सब्जेक्ट में 60 और तीसरे सब्जेक्ट में 72 उसने स्कोर किया। कितना 72। इन हाउ मेनी सब्जेक्ट डिड जोशी स्कोर मोर देन 70, तो मोर देन 70% तो एक में ही है, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा, तो आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, थैंक यू। Hello everybody, welcome to this English section by Gyan. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. So guys, आप चेक करिए आपके पास इंग्लिश में क्या है। पहला पार्ट था सेंटेंस इंप्रूवमेंट। आई एम सॉरी बट आई डू नॉट बिलीव व्हाट यू से ऑफ, मैं बिलीव नहीं करता जो आप बोलते हो, तो आई डू नॉट बिलीव इज एब्सोल्युटली करेक्ट, मैं बिलीव नहीं करता हूं जो आप कहते हो। नेक्स्ट, द मेंबर्स अटेंडिंग द मीटिंग वर मेन ऑन पावरफुल पोजीशंस, यहां पर आ जाएगा जो मेंबर्स मीटिंग अटेंड कर रहे थे वो मेन थे जो पावरफुल पोजीशंस में थे, तो मेन इन पावरफुल पोजीशंस। अब ये है आपको इंप्रूवमेंट लगाना है, करेक्टली सब्स्टिट्यूट करना है जो फ्रेज दिया है। आई ऑफन सी हिम डांसिंग द टॉप, स्पिनिंग द टॉप, लट्टू को बोलते हैं ना टॉप, उसको स्पिन करना। लेट्स बाय अ न्यू साड़ी विद द एनुअल बोनस, कैन वी, पहली बात तो क्वेश्चन मार्क आएगा, आंसर शुड बी व्हाट, शैल वी। वो बोल रहे हैं चलो एक नई साड़ी खरीदते हैं बोनस से, क्या हम खरीदे, इट्स कॉल्ड क्वेश्चन टैग। अ मूवमेंट फ्रॉम द वर्ल्ड यूनिटी इज इन द ऑफिंग, इन द ऑफिंग का मतलब होता है समथिंग विच इज लाइक अबाउट टू बिगिन, अभी ये चीज जैसे यहां पे है तो एंड पे आ गई है, एक चीज है अभी स्टार्ट होने वाली है, तो इन दी ऑफिंग का एग्जैक्ट मतलब क्या हो जाएगा, समथिंग विच इज अबाउट टू स्टार्ट, द वर्ड्स ऑफ स्टार्टिंग, शुरू होने वाली है, इज कॉल्ड इन दी ऑफिंग। The armed, in the armed forces it is considered a great privilege to die in harness, die in harness का मतलब होता है कोई सेवा पानी नहीं कराई, you kept on working till death, to die on a, die with honor, die while still working, हाँ, you were still working when you died. He has always been fastidious while examining arson scripts, opposite बताना है, fastidious something who is very difficult to please, मनाया नहीं जा सकता, उसका opposite क्या हो गया, amiable. The professor had to share a hotel room with a garrulous tax collector, उसका ऑपोजिट हो जाएगा टंग टाइड, जो बोलता ही नहीं था, और वहां पर क्या हो जाएगा, जो बहुत ज्यादा बड़बोला है।
एडजेक्टिव एडवर्ब, द एक्सरसाइज वाज नॉट इजी, वी डिड इट इजीली, आराम से कर ली हमने. शी जंप्ड अराउंड हैप्पीली व्हेन शी हर्ड द न्यूज, तो वो खुशी से झूम उठी हैप्पीली. अब है सिनोनिम बताना आपको. सिनोनिम इज लाइक सेम वर्ड्स, द वर्ड कम्स आउट टू बी कॉन्ट्रैप्शन. कॉन्ट्रैप्शन का मतलब क्या होता है? इट इज बेसिकली अ डिवाइस दैट इज यूज्ड टू जनरेट एनीथिंग दैट यू वांट. तो इट्स अ डिवाइस बेसिकली. थ्रॉन्ग, थ्रॉन्ग इज बहुत सारे लोगों की भीड़, लाइक क्राउडेड मास ऑफ पीपल इज कॉल्ड थ्रॉन्ग. थ्रॉन्ग ऑफ लिसनर्स से भरा भड़ाका भीड़ वाला था. वन हु प्रिटेंड्स इलनेस टू एस्केप ड्यूटी, बहानेबाजी करता ना, मैं बीमार हूं आज नहीं कर सकता, इज कॉल्ड मेलिंगरर. नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. द साइंस ऑफ जजिंग अ पर्सन्स कैरेक्टर्स कैपेबिलिटीज फ्रॉम एन एग्जामिनेशन ऑफ द शेप ऑफ स्कल. स्कल की शेप पहचान कर जज करने वाले को बोला था फ्रेनोलॉजी. फ्रेनोलॉजी. He has always been fastidious while examining the answer scripts. Opposite निकालना है. Fastidious का opposite is amiable. Yeah, there we go with it. I hope you enjoyed it. Thank you.